प्यारे विद्यार्थियों, फर्म के विघटन लेसन में इस सेशन में हम प्रश्न संख्या 17 से 20 तक चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 17। संजय, तरुण और विनीत का लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। 31 मार्च 2017 को तुलन पत्र प्लांट, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्स रिसीवेबल। अगर फर्म का विघटन, फर्म का समापन होता है तो इन सभी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, जबकि कैश को कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीटी। इसके अलावा जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीटी ट्रांसफर होगा, जबकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को वसूली खाते में क्रेडिट पक्ष में इसी राशि पर दर्ज किया जाएगा, पुस्तक मूल्य पर दर्ज करेंगे। आगे लिखता है, इस तिथि को विघटन हो गया, परिसंपत्तियों से वसूली के लिए नियुक्त किया गया है संजय को। संजय की परिसंपत्तियों से वसूली पर रोकड़ के अतिरिक्त 6% कमीशन दिया जाएगा। वसूली व्यय का भुगतान करेगा। संजय द्वारा परिसंपत्तियों से वसूली क्या क्या दिया गया है? संयंत्र 72,000, देनदार 54,000, फर्नीचर 18,000, स्टॉक पुस्तक मूल्य का 90%, विनियोग से 76,000 रुपये, प्राप्य विपत्र से 31,000 और वसूली व्यय दिया है 45,000। वसूली खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता तैयार करें। सबसे पहले वसूली खाता और वसूली खाते में संपत्तियों का पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण, जो कि आपको बैलेंस शीट में लिखी गई है, हूबहू ऐसा कैसा वसूली खाते में दर्ज कर देंगे। और जो दायित्व है कौन कौन से, क्रेडिटर्स और बीपी, ये बिल्कुल ऐसा कैसा यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। अब संपत्तियों से जो वसूली है बाई कैश, दायित्वों से जो भुगतान है वो आ जाएगा आपका टू कैश। कौन कौन सी वसूली है संपत्तियों से? प्लांट 72,000, देनदारों से लिखा गया है 54,000, फर्नीचर से 18,000, स्टॉक के बारे में लिखता है पुस्तक मूल्य का 90%। स्टॉक कितना है? स्टॉक दिया गया है 60,000, इसका 90% आ जाएगा 54,000, 54,000। आगे लिखा गया है विनियोग 76,000, प्राप्य विपत्र 31,000, ये 76 और ये आपका 31,000 टोटल यहाँ पर दर्ज कर देंगे 3,05,000। इसी प्रकार देखिए, दायित्वों के भुगतान के संदर्भ में अगर कोई सूचना नहीं हो तो पूर्ण भुगतान किया जाएगा 80,000 और 30,000 का, क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी लेनदार या फिर जो आपके देय विपत्र है उसके भुगतान की इंफॉर्मेशन नहीं है। एक कमीशन दिया गया है वसूली पर 6%, तो कितना वसूल हो रहा है? 3,05,000, इसका 6% जो है हम कमीशन यहाँ पर निकाल लेंगे। और क्या आएगा? वसूली का जो शेष है, वसूली पर लाभ या हानि साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। क्या दिया गया है? लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1। अब क्या तैयार करना है? पूंजी खाता। पूंजी खाते में सबसे पहले बैलेंस जाएगा 1,00,000 और 70,000 रुपए, ये ट्रांसफर। इसके बाद में रिजर्व या पी&एल हो तो बाई रिजर्व या बाई पी&एल, और अगर असेट साइड में पी&एल है तो यहां आ जाता टू पी&एल। कौन से अनुपात में? लाभ हानि विभाजन अनुपात में। फिर वसूली खाते में जो लिखा है टू संजय, तो संजय में क्या आ जाएगा? बाई रियलाइजेशन। और वसूली खाते में लॉस संजय, तरुण, विनीत, ये यहां पर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, संजय, तरुण और विनीत। तत्पश्चात क्या करना है? पूंजी खाते का शेष निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो भुगतान आ जाएगा टू कैश बैलेंसिंग फिगर से 1,00,000 और 18,300, 18,300, 30,650 घटाएंगे तो आ जाएगा 87,650। इसी प्रकार 1,00,000 और 70,000 में से 20,433, 10,270 घटाएंगे, 10,217, तो ये जो है अंतिम भुगतान हो जाएगा। अब क्या करना है? रोकड़ या बैंक खाता, सबसे पहले प्रारंभिक शेष, और ये कहां से आएगा? ये आएगा आपका बैलेंस शीट से। कितना दिया गया है? 32,000, यानी कि 32,000 रुपए यहां पर दर्ज करना है। और वसूली खाता बताएगा कितनी नगद प्राप्त हो रही है, कितना नगद का भुगतान किया जा रहा है। ये देखिए वसूली खाते में टू कैश
1,10,000, ये आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 1,10,000। और क्या दिया गया है अपने को बाई कैश 3,05,000, कैश में क्या आ जाएगा अपना टू रियलाइजेशन 3,05,000। संपत्ति से नगद वसूली, दायित्व का नगद भुगतान। और साझेदारों को जो भुगतान किया जा रहा है या जो राशि वसूल की जा रही है वह कैपिटल अकाउंट बताएगा टू कैश। तो कैश में बाई संजय, बाई तरुण, बाई विनीत ये राशियां दर्ज कर देंगे। और जो है रोकड़ का योग कर देंगे, दोनों पक्षों का योग जो है समान होना चाहिए। क्लियर है, ये बन गया आपका कैश अकाउंट। अब इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 18, 31 मार्च 17 को गुप्ता और शर्मा का तुलन पत्र। कैश एट बैंक तो देखिए कैश अकाउंट में जाएगा। बाकी डेटर्स, स्टॉक, बीआर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और फिक्चर्स हूबहू जैसा मूल्य बैलेंस शीट में दर्ज है वैसा का वैसा वसूली खाते में देखिए यहां पर आपके ट्रांसफर हो जाएगा। रियलाइजेशन टू डेटर्स, स्टॉक, बीआर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और फिक्चर, वही मूल्य जो कि पुस्तकों में दर्ज है। इसके पश्चात क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिसेस गुप्ता लोन, मिसेस शर्माज लोन, ये देखिए बाहरी दायित्व है। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी, ये भी वसूली खाते में जाएगा। कौन से मूल्य पर, जो यहां पर दर्ज है। लेकिन रिजर्व फंड और कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरण किए जाते हैं। आगे लिखता है फर्म का विघटन हो गया, संपत्तियों से वसूली, दायित्व का भुगतान, ये वसूली दी गई है। देनदार, स्टॉक, प्राप्य विपत्र और मशीनरी से, तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन इनकी टोटल आ जाएगी। आगे लिखता है गुप्ता द्वारा विनियोग 36,000 रुपए के मूल्य पर लिए गए। तो अब देखिए विनियोगों से अगर नगद वसूली होता तो बैंक टू रियलाइजेशन, अगर गुप्ता ले रहा है तो गुप्ताज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वह श्रीमती गुप्ता के भुगतान के लिए भी सहमत है। अगर साझेदार द्वारा संपत्ति लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, दायित्व लिया जाता है तो गुप्ता का कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। लेनदारों को 3% छूट पर भुगतान, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वसूली व्यय 1,200 रुपए, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। विघटन पर रोजनामचा प्रविष्टियां, वसूली खाता, बैंक खाता और पूंजी खाते तैयार करें। तो देखिए वसूली खाता, बैंक खाता, पूंजी खाते, ये तो हमने बहुत सारे प्रश्न में पढ़े हैं। यहाँ पर हम जर्नल प्रविष्टि देखते हैं। सबसे पहले संपत्तियां जितनी भी है पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण, रियलाइजेशन टू डेटर्स, स्टॉक, बीआर, लेकिन रोकड़ नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो बाहरी दायित्व है यानी क्रेडिटर्स, मिसेस गुप्ता लोन, मिसेस शर्मा लोन और ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको वसूली खाते में ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर मान लीजिए गुप्ताज लोन होता, साझेदार का ऋण होता, तो फिर यहां नहीं आता, बाहरी दायित्व है इसलिए वसूली खाते में हस्तांतरण। और संपत्तियां जितनी भी है जो इनसे नगद वसूली हो रही है 52 और 42, 94 और 16, 1,10,000 और 49, 1,59,000 रुपए जो है ये आपका आ गया बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसी प्रकार भुगतान, अब देखिए बैंक गुप्ता टुक ओवर मिसेज गुप्ताज लोन, मिसेज गुप्ता का जो ऋण ले रहा है वो तो आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। और जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है उसके लिए इसका विपरीत प्रविष्टि यानी गुप्ताज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट दर्ज कर देंगे। साझेदार द्वारा दायित्व लेने पर रियलाइजेशन टू कैपिटल, संपत्ति लेने पर कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी प्रकार दायित्वों का नगद भुगतान है तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। कौन कौन से दायित्व है, 2 ही दायित्व है अपने पास में। क्रेडिटर्स, गुप्ता का लोन तो ले लिया गया है, शर्माज लोन, और इन दायित्वों को जो है भुगतान कर दिया जाएगा, ये हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। लेनदारों का जो भुगतान है इसके संदर्भ में हमें कहा गया था कि 3% छूट पर 3% घटा करके जो है पेमेंट किया जाएगा। इसके पश्चात क्या करेंगे हम, ये वसूली व्यय का भुगतान है। वसूली व्यय कितना दिया गया है, 1200 रुपए, वसूली व्यय 1200 रुपए दिया गया है। अब क्या करना है, वसूली का बैलेंस जो है साझेदारों में हस्तांतरण करेंगे, प्रॉफिट या लॉस, ये लॉस ऑन
रियलाइजेशन साझेदारों में बराबर अनुपात में वितरित कर दिया। और क्या करेंगे, जो रिजर्व फंड है उसको भी साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात यानी बराबर अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। और कैपिटल के शेष के आधार पर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पूंजी खातों को डेबिट करके टू बैंक कर देंगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो राशि मंगवाई जाएगी यानी बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर देते। ये आपका वसूली खाता। सबसे पहले संपत्तियां जितनी भी है पुस्तक मूल्य पर, दायित्व जितने भी है वो पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण। ये स्टेप फर्स्ट है और यहां कोई स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं है, संपत्तियां इधर दायित्व इधर। अब संपत्तियों से जो भी नगद वसूल हो रहा है वो हम यहां पर लिख देंगे डेटर्स, स्टॉक, बीआर और मशीनरी, इस प्रकार से दर्ज कर दिया जाएगा। और अगर साझेदार द्वारा संपत्ति ली जा रही है तो हम क्या कर देंगे, उसे बाई गुप्ताज कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट जो उसने लिया है 36,000 का 36,000 का। और मान लीजिए किसी भी प्रकार के दायित्व का भुगतान साझेदार द्वारा किया जा रहा है तो टू कैपिटल, नगद भुगतान है तो क्या जाएगा टू बैंक अकाउंट। तत्पश्चात जैसा कि अभी तक के प्रश्नों में करते हुए आए, प्रॉफिट या लॉस का जो है हस्तांतरण कर दिया जाएगा। जितना भी लाभ आ रहा है या जितना भी हानि आ रहा है, कितना आ जाएगा 18,280 रुपये और 18,280 रुपये ये साझेदारों में वितरित कर दिया जाएगा। अब क्या करना है, पूंजी खाता। सबसे पहला काम पूंजी का प्रारंभिक शेष। और पूंजी कहाँ दी हुई होती है, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। ये अपने को यहां पर पूंजी का शेष दिया गया है 90,000, 60,000। फिर आपका जो रिजर्व है 6,000, ये भी लाभ हानि अनुपात में चला जाएगा। लाभ हानि अनुपात कितना दे रखा है अपने को, बराबर का। ये अपना चला गया रिजर्व फंड जो भी है उसको ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा अब वसूली खाता देखिए, यहां पर लिखा है टू गुप्ता, तो गुप्ता में बाई रियलाइजेशन। यहां पर लिखा है बाई गुप्ता तो गुप्ता में टू रियलाइजेशन। फिर यहां पर रियलाइजेशन का लॉस गुप्ता और शर्मा, तो गुप्ता और शर्मा में क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन। और लास्ट में अंतिम भुगतान कर देंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। अगर क्रेडिट शेष है तो टू बैंक, डेबिट पक्ष ज्यादा है तो क्या आ जाएगा आपका बाई बैंक अकाउंट, ये आपका कैपिटल अकाउंट। अब तैयार कर लेंगे रोकड़ खाता। सबसे पहले रोकड़ का प्रारंभिक शेष कहां दिया होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और तत्पश्चात हमें क्या करना है, वसूली खाते में देखिए टू बैंक 68,060, यहां पर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 68,060। और वसूली खाते में देखिए बाई बैंक 159, बैंक में क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन 159। रियलाइजेशन में ट्रांसफर के पश्चात कैपिटल अकाउंट टू बैंक 58,720, 44,720 यहां पर दर्ज कर देंगे। और इसका टोटल जो है रोकड़ खाते का वो आपका लगा दिया जाएगा। क्लियर है। इसी के आधार पर प्रश्न संख्या 19, सभी प्रश्न लगभग एक जैसे हैं, छोटा मोटा कोई परिवर्तन है, बाकी हूबहू वैसे ही है। प्रॉफिट रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 दिया गया है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/6, 3, 2, 1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैंक तो बैंक में जाएगा, बाकी डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी ये सारा का सारा वसूली खाते के डेबिट पक्ष में आएगा। इधर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल लोन है, बिल्स पेबल है, ये वसूली खाते में। लेकिन साझेदार का ऋण, साझेदार के ऋण के लिए अलग से खाता बनता है, ना तो कैपिटल में जाएगा ना ही वसूली खाते में। कैपिटल में, करंट में जाएगा। और अगर करंट अकाउंट दे रखा है तो सभी समायोजन पहले करंट अकाउंट में होगा, करंट का बैलेंस फिर कैपिटल में जाएगा, देन हमें अंतिम भुगतान किया जाना है। बाबू ने मशीनरी 45,000 रुपए में लिया, अशोक ने विनियोग 40,000 में लिए और पूर्ण स्वामित्व परिसंपत्ति को चेतन ने 55,000 में। संपत्ति साझेदार द्वारा लेना, वसूली खाते के क्रेडिट में बाई बाबू, अशोक, बाई चेतन लिखेंगे। शेष संपत्तियों से वसूली देनदार, स्टॉक
और लेनदारों का भुगतान 7% छूट पर। संपत्ति से नगद वसूली खाते में बाई बैंक, लेनदारों को भुगतान टू बैंक। गैर अभिलेखित कंप्यूटर से 9,000 वसूल हुए, ये भी बाई बैंक, और वसूली हुए 3,000, ये आ जाएगा वसूली खाते के डेबिट में टू बैंक अकाउंट। वसूली खाता, पूंजी खाता, बैंक खाता तैयार करें। सबसे पहला काम जैसा कि मैंने बताया है, संपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य जैसा बैलेंस शीट में लिखा है वैसा ही दर्ज किया है और दायित्वों को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो किसके द्वारा क्या लिया गया है। मशीनरी अशोक ने विनियोग और चेतन ने 55,000 में लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर पूंजी स्थिर है तो सभी समायोजन करंट अकाउंट में है, नहीं तो हम कैपिटल में दर्ज करते। इसी प्रकार देनदार और स्टॉक से नगद वसूली आ जाएगा आपका बाई बैंक, डेटर्स, स्टॉक और अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। भुगतान क्या क्या दिया गया है, लेनदार का 7% छूट पर, वसूली वे जो है वो आपका 3,000, ये लेनदार और ये वसूली वे। लेकिन बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो बिल्स पेबल का जो पुस्तक मूल्य है 25,500 वही हूबहू भुगतान कर दिया जाएगा। बैलेंस निकालेंगे और इसे 3:2:1 अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। ये आपका वसूली खाता। अब वसूली खाते की आगे क्या प्रक्रिया है, करंट अकाउंट या कैपिटल। सामान्यतया तो हम कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, लेकिन अगर पूंजी स्थिर है, करंट के शेष दिए हैं तो करंट अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी कहाँ लिखा है, बैलेंस शीट में अशोक, बाबू और चेतन का शेष यहाँ पर दर्ज हो जाएगा 10, 5 और 3। रियलाइजेशन पर लाभ यानी 1200, 800, 400 बाई रियलाइजेशन इस प्रकार से दर्ज कर देंगे। और क्या दिया गया है, अशोक, बाबू, चेतन, ये क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन। अब जितना भी बैलेंस बचेगा ये इनके पूंजी खातों में बैलेंसिंग फिगर अंतर से हस्तांतरण कर देंगे, अशोक का, बाबू का और चेतन का। ये कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएंगे, टू अशोक करंट, बाबू करंट, चेतन करंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे। इससे पहले कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। और आपका वसूली खाता क्या कहता है, अगर वसूली खाते में और कहीं कैपिटल करंट है, चूंकि करंट है तो ये ऑलरेडी अपने करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में जा चुका है, कोई वसूली खाते का बैलेंस नहीं आना यहां पर। अब क्या होगा, करंट से कैपिटल, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्रेडिट पक्ष की योग ज्यादा है जैसे कि 70,000 तो 28,800 घटाया 41,200 का पेमेंट कर देंगे। इसी प्रकार 55,000 इसमें से 39,000 घटाओगे 15,800 का भुगतान, लेकिन यहाँ पर 51,600 ज़्यादा है, बैलेंस बीडी घटाया, ये आपका बाई बैंक भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। और कैपिटल में भुगतान के पश्चात हम क्या बनाएंगे, रोकड़िया बैंक खाता, ये आपका रोकड़िया बैंक खाता। लेकिन उससे पहले साझेदार का ऋण भी दिया गया है, और साझेदार के ऋण के लिए मैंने क्या बताया है, ना तो ये पूंजी खाते में जाता है ना ही वसूली खाते में, इसका शेष लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, और टू कैश या बैंक जो है भुगतान कर दिया जाएगा, फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा। ना तो वसूली खाते में हस्तांतरण ना ही पूंजी खाते में, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन साझेदार की पत्नी, रिश्तेदार, भाई का ऋण है, तो बाहरी दायित्व है, वसूली खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। ये रोकड़ खाता, सबसे पहले प्रारंभिक शेष 7,500। अब वसूली खाता देखिए, वसूली खाते में देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बाई बैंक 1,02,000, तो कैश या बैंक में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 1,02,000। और वसूली खाते में टू कैश या टू बैंक लिखा हुआ, ये देखिए 47,100, ये यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे 47,100। वसूली खाता हो गया। अब साझेदार का ऋण खाता, ये साझेदार का ऋण खाता 30,000, यहाँ पर आ जाएगा 30,000। अब लास्ट में क्या, पूंजी खाते का बैलेंस कितना दिया गया है, टू बैंक 41,200 अशोक के कॉलम में, बाबू के कॉलम में 15,800, ये यहाँ पर दर्ज कर दिया। और चेतन के लिए क्या लिखा है, बाई बैंक, तो चेतन में क्या आ जाएगा आपका, टू चेतन 24,600, और दोनों तरफ का योग लगा देंगे।
फर्म के समापन फर्म के विघटन पर योग समान होता है। रोकड़ खाते का अगर बैलेंस आ जाता है, शेष निकल जाता है, दोनों पक्षों का योग समान नहीं है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का एरर जो है हमसे हो गया है। और इसी के आधार पर प्रश्न संख्या 20, हालांकि ये प्रश्न हम स्वयं भी कर सकते थे क्योंकि इनमें किसी प्रकार का अंतर परिवर्तन नहीं है। सभी प्रश्न लगभग क्या मैं कहूँ हूबहू है, बस देनदार की जगह कहीं स्टॉक लिखा हुआ है, कहीं स्टॉक की जगह प्लांट मशीनरी लिखा हुआ है, कहीं 10,000 की जगह 8,000 लिखा है, कहीं 8,000 की जगह 80,000। संख्या या नाम का चेंजेज है और कोई बेसिक्स में परिवर्तन नहीं है। जैसे कैश एट बैंक, अब आपको याद हो जाना चाहिए कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, कैश या बैंक खाते में। बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं वसूली खाते में, डेबिट में ट्रांसफर। उसी प्रकार जितने भी दायित्व है कहाँ जाएंगे, वसूली के क्रेडिट में। और रिजर्व और कैपिटल कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। इसके पश्चात विघटन हो गया, देनदार जो है तनु ने लिए और बैंक ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। साझेदार संपत्ति लेता है तो वसूली खाते के क्रेडिट में बाई तनु और दायित्व लेता है तो डेबिट में टू तनु। लेनदारों ने स्टॉक स्वीकार किया, इसके संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ये प्रारंभ के प्रश्नों में हमने बात किया। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की संपत्ति किसी दायित्व को दी जाती है, लेनदार को देते हैं, हम कोई एंट्री प्रविष्टि दर्ज नहीं करेंगे। और ऊपर से फर्म को 10,000 का भुगतान किया, यानी ये 10,000 की वसूली हो रही है, इसे हमें वसूली खाते में लिखना है। मनु ने मशीनरी 40,000 रुपए में लिया, वसूली खाते में बाई मनु 40,000 और देय विपत्र का 5% पर छूट के भुगतान के लिए सहमत हुआ, तो टू मनु 5% कम करके। मोटर कार को तनु ने 60,000 में लिया, तो बाई तनु मोटर कार 60,000। विनियोग से 76,000, फिक्चर से 4,000 रुपए वसूल हुए बाई बैंक इन्वेस्टमेंट और फिक्चर्स। वसूली व्यय की राशि 2200, ये आ जाएगा आपका टू बैंक में। भाई क्या होता है, या तो संपत्तियों से वसूली है तो बाई बैंक, साझेदार ले साझेदार का बाई पार्टनर्स कैपिटल। दायित्वों का नगद भुगतान है तो वसूली खाते के डेबिट में टू बैंक, साझेदार लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका वसूली खाता। स्टेप याद हो जाने चाहिए, ये स्टेप फर्स्ट है। सभी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर और दायित्वों को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में पुस्तक मूल्य पर। ये स्टेप फर्स्ट है। संपत्तियां इधर आ जाएगी, दायित्व उधर चले जाएंगे। अब संपत्तियों से नगद वसूली होती है तो बाई बैंक, साझेदार लेता है तो साझेदार के नाम से लिखा जाएगा। क्या क्या कहा है इसमें, तनु ने देनदार लिए, बाई तनु देनदार 55,000। आगे क्या लिखा है, और बैंक ऋण के भुगतान के लिए सहमत, तो ये आ जाएगा टू तनु बैंक ऋण का भुगतान। जितना भी बैंक ऋण है 50,000, क्योंकि किसी प्रकार की छूट की बात यहां पर नहीं की गई है। आगे लिखा है फर्म को विविध लेनदार ने स्टॉक लिया, कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, लेकिन फर्म को 10,000 का भुगतान हुआ, यह हम स्टॉक से आ जाएगा 10,000, 10,000 जो कि अपने को एक्स्ट्रा वसूल हुआ है। मनु ने मशीनरी 40,000 में, तो भाई मनु मशीनरी 40,000, 40,000 रुपए दर्ज कर देंगे। इसके बाद में लिखा गया देय विपत्र 5% छूट का भुगतान, टू मनु 5% छूट पर बीपी आ जाएगा 30,400, 32,000 का 5% घटा देंगे 1,600, 30,400 रुपए। आगे लिखता है मोटर कार तनु ने 60,000, बाई तनु लिखा हुआ ऑलरेडी, मोटर कार 60,000, बाहर टोटल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखता है विनियोग 76,000 और फिक्चर्स 4,000 रुपए वसूल हुए बाई बैंक, विनियोग 76,000, फर्नीचर फिक्चर्स 4,000, टोटल आ जाएगा 90,000, 90,000 रुपए। नेक्स्ट लिखता है वसूली व्यय की राशि 2200 रुपए, ये आपका वसूली व्यय 2200 रुपए इस प्रकार से दर्ज कर दिया। अब क्या कर देंगे, वसूली का बैलेंस निकाल देंगे, जो कि साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरण होगा। अब वसूली खाते के पश्चात क्या करना है, पूंजी खाता, और पूंजी में सबसे पहला स्टेप पूंजी का प्रारंभिक शेष कहां दिया होगा, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में 1,10 और 90,000। फिर रिजर्व जाएगा 16,000,
कौन से अनुपात में? 5:3 जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल और ये चला गया रिजर्व। कैपिटल और रिजर्व के बाद में रियलाइजेशन में देखिए 2 मनु 2 तनु, यह आ जाएगा बाई रियलाइजेशन तनु और मनु के कॉलम में। इसके पश्चात लिखा है बाई तनु बाई मनु, यह आ जाएगा 2 रियलाइजेशन तनु और मनु के कॉलम में। फिर वसूली पर जो भी आपको लाभ या हानि दी गई है बाई लॉस तनु और मनु के कॉलम में इस प्रकार से दर्ज कर देंगे और लास्ट में जो बैलेंस है वो टू बैंक आ जाएगा। क्रेडिट पक्ष की टोटल और डेबिट पक्ष की जो यहां तक की टोटल है इनको घटा देंगे, बैलेंस आ जाएगा टू बैंक 31,500 और 72,300। अब लास्ट प्रक्रिया क्या है? रोकड़ या बैंक खाता, और इसमें सबसे पहले टू बैलेंस BD कहाँ लिखा होगा? बैलेंस शीट, जो कि अपने को प्रश्न दिया होगा, इसमें रोकड़ लिखा होगा असेट साइड में। फिर वसूली खाते की तरफ चलिए। वसूली खाते में टू बैंक 2200, तो बैंक में बाई रियलाइजेशन 2200 रुपए, और वसूली खाते में देखिए बाई बैंक 90,000, तो बैंक में टू रियलाइजेशन 90,000। वसूली खाते से हस्तांतरण के पश्चात कैपिटल में टू बैंक 31,500 72,300, तो बैंक में क्या आ जाएगा? बाई तनु बाई मनु। ये आपका तैयार हो गया रोकड़ खाता, और रोकड़ खाते का योग लगा देंगे। दोनों पक्षों का योग जो है वो आपका समान रहना चाहिए, किसी प्रकार का अंतर जो है वो नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ आपका फर्म का विघटन टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।